हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी आपका थर्मोडायनेमिक फंक्शन है और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो अगर आप एंट्रोपी की फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो एंट्रोपी होता है वो आपका किसी भी सिस्टम में रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे ये थ्री सिस्टम देखें, वन इज सॉलिड, वन इज लिक्विड, वन इज गैस, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो इतने टाइटली पैक्ड है कि इनके बीच में कोई रैंडम मोशन पॉसिबल नहीं है। बट आप लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में देखें, देयर इज स्पेस, दिस पार्टिकल्स कैन गो इन एनी रैंडम मोशन। ठीक है। और वैसे अगर आप गैस की बात करें तो यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा है, पार्टिकल्स बहुत कम है, तो दे कैन गो रैंडम। यहाँ पे आपका रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस बहुत ज्यादा हो जाता है इन केस ऑफ गैस। तो अगर हम एंट्रोपी को बताएं, इन तीनों का अगर हम एंट्रोपी को ऑर्डर देखें तो हमने ये देखा कि अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो किसी भी इन तीनों में कंपैरेटिवली इन तीनों में जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा रैंडम है, means they can go in random direction, in any random direction। तो गैस में आपका रैंडमनेस ज्यादा है और डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, लिक्विड में कंपैरेटिवली कम है एंड सॉलिड में बहुत कम है। तो अगर हम यहाँ से एंट्रोपी ऑर्डर निकालें तो हम एंट्रोपी ऑर्डर बोल सकते हैं सबसे ज्यादा आपका किस में है, सबसे ज्यादा आपका एंट्रोपी ऑर्डर एंट्रोपी आपका गैस में है, देन लिक्विड में है एंड देन सॉलिड में। और ये हमने कैसे बताया, ये हमने रैंडमनेस देख के बताया सबसे ज्यादा रैंडमनेस किसका है। तो ये तो हमने सिस्टम में बता लिया। अब अगर आप केमिकल रिएक्शंस की बात करें, कोई अगर केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो आप उसमें कैसे बताएंगे कि रिएक्शन वेदर इट्स एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो जब भी आपका कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि जो रिएक्टेंट है अगर वो टूट के जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा, द रिएक्टेंट विल रीअरेंज एंड फॉर्म नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, देन योर एंट्रोपी विल इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एक फेस ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं कि आपने लिया लिक्विड, ओके, आपने लिया लिक्विड, उसको आपने कन्वर्ट किया गैस में। तो आपको पता है कि लिक्विड में पार्टिकल्स के मोशन बहुत रैंडम नहीं होते, बट गैस में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा रैंडमनेस होती है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ड्यूरिंग दिस चेंज, ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन, आपका जो एंट्रोपी है वो चेंज इन एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, एंट्रोपी इंक्रीजेस। ओके, और ये हमने कैसे बोला, बिकॉज डिसऑर्डरनेस वाज इंक्रीजिंग। ठीक है। और इफ विल गो फ्रॉम गैस टू लिक्विड, if we'll go from liquid gas to liquid, we'll say here more disorderness was there, but liquid में उतना disorderness नहीं होता, तो आपकी एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी डिक्रीजेस। ठीक है, इस तरह आप देख रहे हो। तो हम जो केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे थे कि हम केमिकल रिएक्शंस में भी ऐसे ही देखेंगे कि आपका एंट्रोपी बढ़ रहा है या घट रहा है, वो हम ऐसे ही देखेंगे कि फेस या आपका जो रिएक्टेंट है कितना टूट के प्रोडक्ट बना रहा है। लाइक फर्स्ट यू राइट इट डाउन। ठीक है, जब आपका डेल्टा चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो यानी आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है, और ये कब होगा, जब डिसऑर्डरनेस इंक्रीज करेगा। डिसऑर्डरनेस जब भी आपका इंक्रीज करेगा तो आपका चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगा, और चेंज इन एंट्रोपी आपका नेगेटिव तब होगा जब डिसऑर्डरनेस या डिसऑर्डरनेस डिक्रीजेस। ओके, यहाँ तक हमें समझ में आ गया है। सो नाउ लेट्स टेक टू एग्जांपल्स। दो केमिकल रिएक्शन हम लेंगे। पहला अगर आप बात करें, ये केमिकल एक रिएक्शन आपको दी हुई है, ठीक है, लिक्विड प्लस इनटू गैस गिव्स इनटू गैस प्लस 2 टाइम्स H2O गैस। अब कोई अगर आपसे पूछे कि ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो हम ये कैसे देखेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट हम रिएक्टेंट्स देखेंगे, फिर प्रोडक्ट। अगर आप रिएक्टेंट की बात करें तो हियर वी हैव वन लिक्विड एंड गैस। ठीक है, यहाँ पे वी हैव गैस एंड गैस,
और ये भी हमने देखा है ऑर्डर एंट्रोपी ऑर्डर में कि जो आपका गैस होता है उसका एंट्रोपी या उसका रैंडमनेस ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट जो है दोनों आपके गैसियस फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है और यहाँ पे रिएक्टेंट में एक गैसियस फॉर्म में एक लिक्विड फॉर्म में, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट आपका दोनों गैसियस फॉर्म में है, तो आफ्टर रिएक्शन रैंडमनेस आपकी इंक्रीज कर रही है, तो व्हील से कि आपका पॉजिटिव जो एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव है, यानी एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, now if you have second, like let's take second reaction, it is N2 gas ओके। सो इफ आई आस्क यू कि इस रिएक्शन में आप मेरे को बताइए कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे तो रिएक्टेंट आप और प्रोडक्ट तीनों आपका गैसियस फॉर्म में है, तो हम फेस से तो देख के नहीं बता सकते कि वेदर एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि हमने बोला था कि रिएक्टेंट आपका टूट के जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है उतना आपका रैंडमनेस इंक्रीज होता है और एंट्रोपी इंक्रीज होता है। आप अपने अपने समझने के लिए आप ये भी एक तरीके से लिख सकते हो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा, ठीक है, वैसे वैसे आपका रैंडमनेस इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आपके रिएक्शंस में मोल्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे रैंडमनेस इंक्रीज होगा, और वी नो जैसे जैसे रैंडमनेस इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपका एंट्रोपी इंक्रीज होता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जब आपकी ये रिएक्शन हुई तो जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो इंक्रीज हुए कि डिक्रीज हुए। अगर आपका नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हुआ होगा यानी आपका रैंडमनेस इंक्रीज हुआ होगा और आपकी एंट्रोपी इंक्रीज हो गई होगी। ओके, नाउ लेट्स सी, अगर हम डेल्टा एन यानी आपका ये निकालें मोल का कितना हुआ, तो प्रोडक्ट में से हम रिएक्टेंट माइनस करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारा कितना नंबर ऑफ मोल्स है, हियर वी हैव 2 एंड रिएक्टेंट में वी हैव 1 + 3 यानी 2 - 4 - 2। तो हियर वी कैन सी कि जब आपका ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो डिक्रीज कर रहा है। ओके, आपको दिखा कि पहले 4 नंबर ऑफ मोल्स था और इधर या 4 यहाँ 2 रिएक्टेंट थे और आफ्टर रिएक्शन 1 प्रोडक्ट हो गए। ऐसा आप इस तरह भी समझ सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ 4 थे और यहाँ पे 2 है, तो आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है या प्रोडक्ट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो आपका रैंडमनेस डिक्रीज हो रहा है। इसलिए इस केस में इन दिस रिएक्शन your delta S change in entropy will be negative, yani entropy is decreasing during this reaction. Okay, I hope this is clear. Now कुछ properties देख लेते हैं। एक entropy is a state function. Entropy state function means it depends only on the initial state and final state. It does not depend on the path. For example, like you have a solid and you have to go convert it into liquid. Okay, आपको liquid से solid में जाना है, ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक पाथ 1 हमने क्या किया, हमने इसको टेम्परेचर दिया, ठीक है, टेम्परेचर दिया, इतना ज्यादा टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और ये कैसे चला गया, पाथ ए अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट सॉलिड टेम्परेचर गेन करते करते गैस में चला गया। अब अगर हम पाथ बी की बात करें तो पाथ बी हम ये फॉलो कर रहे हैं कि फर्स्ट आई एम कन्वर्टिंग दिस सॉलिड इनटू लिक्विड। पहले मैंने इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया, ठीक है, फिर मैंने इसको वापस गैस में कन्वर्ट किया। तो आपने देखा दो पाथ फॉलो हो रहा है, एक जब आप डायरेक्ट कन्वर्जन कर रहे हो, एक व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड एंड देन गैस। तो यहाँ पे आपका चाहे ए पाथ हो चाहे बी पाथ हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। वो बस फाइनल आपका ये दिस इज योर इनिशियल स्टेट एंड दिस इज योर फाइनल स्टेट। एंट्रोपी आपकी बस इस पर डिपेंड करती है। ओके, सो वी विल लुक एट द इनिशियल स्टेट एंड वी लुक एट द फाइनल स्टेट। इफ एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग देन एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। हमें पाथ से कोई मतलब नहीं है, चाहे हम एक सीधे डायरेक्टली पहुंचे वहां पे, चाहे हम कहीं भी घूम के पहुंचे, एंट्रोपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ओके, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द फाइनल एंड द इनिशियल स्टेट। हमें फाइनल स्टेट देखना है, इनिशियल स्टेट देखना है, उसके अलावा वो किस तरह वहां पहुंच रहा है, पाथ से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ओके, सेकेंड अगर हम बात करें
तो एंट्रोपी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मींस इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. आपका एंट्रोपी जो होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है. ओके. अब हमें पढ़ना है एंट्रोपी चेंज. हम एंट्रोपी चेंज के बारे में पढ़ चुके हैं, बट हम उसका एक फॉर्मूला डिराइव करने के लिए विल सी कि हाउ वी विल डिराइव अ फॉर्मूला. ओके. सो लेट्स टेक दिस सिस्टम. ये आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है. इस सिस्टम में वी आर प्रोवाइडिंग हीट. ओके, व्हाट यू आर डूइंग, हम इसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो जब हम इस सिस्टम में हीट प्रोवाइड करेंगे, व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम, तो ये जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये हीट एब्सॉर्ब करेंगे और इनका जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, जैसे आप हीट देंगे तो ये पार्टिकल्स का जो मोशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने के कारण ये बहुत तेज इधर उधर जाने लगेंगे. इनका जो मोशन होगा इट कैन गो वेरी फास्ट. ठीक है, तो मोशन इंक्रीज होने के कारण आपका क्या होता है, रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ से हमने ये चीज देखा कि जब आप सिस्टम में हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो जो आपका मॉलिक्यूलर मोशन है वो इंक्रीज हो रहा है, और मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होने के कारण सिस्टम की रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है. तो हमें एक चीज तो समझ में आ गया कि जो आपका एंट्रोपी है वो हीट से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है. जैसे हीट बढ़ रही है तो एंट्रोपी आपकी बढ़ रही है, तो एंट्रोपी आपका हीट से तो इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझ में आया कि जो एंट्रोपी है वो आपका किस पे डिपेंड कर रही है, हीट पे. एक चीज हमने निकाला. ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं. मान लीजिए आपके पास ऐसे दो सिस्टम दिए हैं, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2. एक आपका हाई टेम्परेचर पे है, ठीक है, एक सिस्टम आपका हाई टेम्परेचर पे, और राइट इट मोर प्रिसाइजली, एक सिस्टम आपका हाई टेम्परेचर पे है और एक सिस्टम आपका लो टेम्परेचर पे है. ठीक है, दो सिस्टम है आपके पास, एक हाई टेम्परेचर पे एक लो टेम्परेचर पे, और दोनों में यू आर एडिंग हीट. आपने दोनों में क्या ऐड किया, हीट. ठीक है, जब आपने दोनों सिस्टम में हीट ऐड किया तो ऑब्जर्व ये किया गया जो सिस्टम लोअर टेम्परेचर में था उसका जो रैंडमनेस है वो ज्यादा हुआ. मतलब जब आपने दोनों सिस्टम में हीट डाला, सेम अमाउंट ऑफ हीट आपने डाला सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2, तो ऑब्जर्व ये किया गया कि जो सिस्टम आपका लो टेम्परेचर में था उसका जो रैंडमनेस है वो ज्यादा इंक्रीज हुआ. ओके, ग्रेटर रैंडमनेस, ग्रेटर रैंडमनेस. तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे, यानी कि जो आपका हीट है, ठीक है, जो ये आपका ये सजेस्ट कर रहा है कि जो आपका एंट्रोपी का चेंज हो रहा है वो टेम्परेचर, क्योंकि हीट आप सेम दे रहे हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट यू आर गिविंग सेम, बट जो एंट्रोपी का चेंज हो रहा है वो लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा हो रहा है. यहाँ से हमने कहीं ना कहीं, पहली बात तो हमने ये समझा कि एंट्रोपी आपका हीट पे भी डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है. ओके, और टेम्परेचर में अगर हम मोर प्रिसाइसली बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर कम है वैसे वैसे आपका रैंडमनेस ज्यादा है, यानी कि जो एंट्रोपी है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. ठीक है, टेम्परेचर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ से हमने देखा कि जो आपका एंट्रोपी चेंज है वो दो चीजों से मतलब इफेक्ट हो रहा है, एक आपका टेम्परेचर हीट और एक आपका टेम्परेचर, और टेम्परेचर में भी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. नाउ लेट्स डिराइव या लेट्स राइट द फॉर्मूला ऑफ द एंट्रोपी चेंज. हमें समझ में आ गया कि क्या किस पर डिपेंड करता है. अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे. तो अगर आप एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला लिखेंगे तो एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल्स टू टी. ये होता है आपका चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला. ओके, चेंज इन एंट्रोपी का आपका फॉर्मूला होता है. ठीक है, और अगर हम टोटल एंट्रोपी की बात करें, टोटल एंट्रोपी चेंज की बात करें, वी नो कि टोटल मींस यूनिवर्स मींस सिस्टम प्लस सराउंडिंग. तो अगर आप एस टोटल की बात करें, ठीक है, यानी एस टोटल में क्या क्या, आपका सिस्टम प्लस आपकी सराउंडिंग. ठीक है, तो जब हम एस टोटल की बात करते हैं, टोटल एंट्रोपी चेंज की बात करते हैं, तो हमने ये देखा कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए जो आपका एस टोटल होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है. ठीक है, ये आपका सेकेंड लॉ भी बोलता है.
ठीक है, ये क्या है? फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर आप इसकी एसआई यूनिट की बात कर लीजिए तो इसकी एसआई यूनिट विल बी जूल। ओके, तो यहाँ से हमने पूरा निकाल लिया कि एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपकी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होती है। और हमने ये भी देखा कि कैसे आपका चेंज इन एंट्रोपी हीट और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था। अब हम कंक्लूड करते हैं कि अगर आपका, लेट्स कंक्लूड दिस अगेन, कि अगर आपका सिस्टम का, ठीक है, जो चेंज इन एंट्रोपी हो रहा है वो अगर पॉजिटिव है, इफ इट इज पॉजिटिव, तो हम कहते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है वो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर डेल्टा इज नेगेटिव है, चेंज इन एंट्रोपी आपका नेगेटिव आएगा, तो प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और अगर जीरो है तो प्रोसेस आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं, विच अकर्स ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसे कोई इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे आप बॉल रखोगे तो यू नो कि ये अपने आप नीचे आ जाएगा, आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, इट विल कम डाउन ऑन इट्स ओन। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। ओके, अगर हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात कर लें, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं which occurs with the influence of with some external influence। जब तक आप उसमें कुछ external influence नहीं लगाओगे तब तक वो it doesn't take place। for example, अगर आप H2O की बात कर लीजिए, ठीक है, वाटर, अगर हम इस वाटर को ऐसे रखे रहे, ठीक है, फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स, तो वाटर विल रिमेन वाटर लाइक दिस ओनली। बट जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, वी नो इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू H2 एंड O2। तो यहाँ से आपने देखा कि दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कि जब तक आप एक्सटर्नल कुछ इफेक्ट फैक्टर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे तब आपका वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। अब हम देखते हैं, जो हमने एंट्रोपी चेंज के बारे में बात की, हम दो प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपका एंट्रोपी चेंज होता है वो जब आपका आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा तब आप उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। आइसोथर्मल से वी नो टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल मींस योर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। आइसोथर्मल से हम ये समझते हैं। ओके, सो हमने अभी जो डिराइव किया फॉर्मूला पहले वो लिख देते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाय T, ठीक है। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसको पुट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको निकालते हैं, तो वी नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, ठीक है। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, जब आप आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, तो अच्छा, यहीं पे अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो एंट्रोपी है, सी लीव दिस, ठीक है, इंटरनल आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आपका एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी होता है वो जीरो होता है। व्हाई जीरो? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, ये आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल्टा यू होगा वो जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल्स टू Q प्लस W। तो Q इक्वल्स टू माइनस W, Q रिवर्सिबल टू बी वेरी प्रिसाइज, एंड Q वर्क डन, ठीक है। एंड वी नो दैट, अच्छा, वर्क डन का रिवर्सिबल का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा nRT ln V2 बाय V1। ओके, सो अगर आप एंट्रोपी चेंज निकालना चाहेंगे इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो इसका फॉर्मूला विल बी, यहाँ से देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2, हम यहाँ पे Q रिवर्सिबल की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। तो व्हेन यू विल पुट nRT ln V2 by V1 divided by T,
this T and T will get cancelled out. तो delta S equals to NR ln V2 by V1. This is the entropy change in the case of isothermal reversible expansion. ठीक है, जब isothermal reversible expansion में हमें जब entropy change निकालना होगा तो we will use this formula. Okay. Next, अगर हम एंट्रोपी चेंज की बात करें इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, अगर कोई ऐसा एक्सपेंशन हो रहा है जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, तो आप इसकी बात, तो आप एंट्रोपी कैसे निकालोगे, लेट्स सी. अच्छा, फॉर एडियाबैटिक वी मींस एडियाबैटिक प्रोसेस में वी नो कि हीट एक्सचेंज जीरो होता है, यानी आपका जो हीट है वो एक्सचेंज होता ही नहीं है, ये होता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है, हीट एक्सचेंज आपका जीरो होता है. तो अगर हम फिर से बात करें कि हमने यहाँ पे जो मैंने पहले बोला था, वापस आप यहाँ पे आओ. ठीक है, तो आप देखो कि जो आपका एंट्रोपी है, ठीक है, जो आपका एंट्रोपी, आप यहाँ पे देखिए, जो आपका एंट्रोपी है वो हीट पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हीट. तो अगर हीट का कोई ट्रांसफर होगा ही नहीं, जैसे हमने आपको बोला था ना कि यहाँ पे जब आप हीट प्रोवाइड कराएंगे तो आपका जो मॉलिक्यूलर मोशन होगा वो इंक्रीज होगा. मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होने के कारण रैंडमनेस इंक्रीज होगी, और रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो यानी आपका एंट्रोपी में कोई ना कोई चेंज आया. अब अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में आप हीट प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं, आप जब सिस्टम में कोई हीट प्रोवाइड ही नहीं करेंगे तो मॉलिक्यूलर मोशन का ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, और रैंडमनेस एज इट इज रहेगी. तो आपका जो चेंज इन एंट्रोपी होगा जो पहले था बिफोर प्रोवाइडिंग द हीट, मतलब जब आप उससे पहले जब आप बात किए और आपने हीट नहीं दी, लाइक चेंज विल बी जीरो. ठीक है, कोई चेंज होगा नहीं. तो यहाँ से हम आपने ये आप ये कंसेप्ट वाइज भी आप समझ सकते हैं. ठीक है, कि जब आपने हीट नहीं दी, मॉलिक्यूलर मोशन ही नहीं इंक्रीज हुआ, रैंडमनेस नहीं इंक्रीज हुआ, तो एंट्रोपी चेंज होगा ही नहीं. ठीक है, और आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं. हमने फॉर्मूला क्या लगाया था एंट्रोपी चेंज का? एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला था डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी. ठीक है, तो जब आपका क्यू रिवर्सिबल ही जीरो है, ठीक है, कोई हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रही है, तो आपका एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा? आपका एंट्रोपी चेंज विल बी जीरो. ठीक है, तो यानी कि आपका जब भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तब आपका एंट्रोपी चेंज जीरो होगी, एंड इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन आप एंट्रोपी चेंज को इस तरह निकालेंगे. ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी. जो भी डाउट होगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.